पार्लियामेंट्री कमेटी टॉपिक है आज का। और इसके बारे में हम इससे पहले भी एक दो आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। इस बात का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि आपके साथ मैंने डिस्कस किया है या मिताली के पहले बैच के साथ डिस्कस किया था। मुझे याद है कि मैंने एक बार पार्लियामेंट्री कमेटी को डिस्कस किया है। अब इसमें भी मोटे तौर पे यही है कि जितने पार्लियामेंटेरियन होते हैं ना, जैसे जो एमपी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और वो जीत रहा है और जीत के वो पहुंच रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंटेरियन उनको बोलते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं बहुत सी चीजों में। जो इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत के चले जाते हैं वो बहुत ऐसी चीजें होती हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। और एक्सपर्ट कहाँ से होंगे जो पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं, तो मैक्सिमम। तो क्या होता है कि कभी कभी कोई ऐसा बिल आता है जिसमें काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक मतलब मान लो कि इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड कुछ इस तरीके की, जैसे एसएलआर या सीआरआर की बात की जाए, या 0.5 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करते हैं लोग। तो ये शायद कोई नॉर्मल एमपी आया है उसको नहीं समझ आएगा इकोनॉमिक्स, यदि नहीं पढ़ा है ढंग से। तो उसमें किसी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती उस बिल को पास कराने के लिए। और वहीं पे स्टैंडिंग कमेटी का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास वो बिल जाता है, उसका डिटेल एनालिसिस करती है स्टैंडिंग कमेटी, उसका ओवरव्यू देती है, उसके सजेशंस क्या हो सकते हैं उसको रिकमेंड करती है। फिर उस पर वोटिंग भी होता है। और वोटिंग में जब मेजोरिटी जो जिसकी भी होती है, अब जनरली ऐसा होता है कि जिसकी गवर्नमेंट है उसी की मेजोरिटी भी हो जाती है स्टैंडिंग कमेटी में भी, क्योंकि यही सब पार्लियामेंटेरियन भी रहते हैं और कुछ एक्सपर्ट भी रहते हैं। लेकिन कोशिश ये किया जाए कि एक कंसेंसस बिल्ड किया जाए दोनों साइड से। एक बहुत पहले एक बार सुषमा स्वराज ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कही थी कि हम आपको हरा के नहीं ये बिल पास कराना चाहते हैं, हम आपको मना के बिल पास कराना चाहते हैं। अच्छा स्पीच देती थी, तो ये बात मुझे अभी भी याद है उनकी। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी का ये काम है कि उसको कंप्लीटली स्क्रूटिनाइज करे किसी भी बिल को, और उसके बाद प्रॉपर सजेस्टिव मेजर्स दे, सजेस्टिव अप्रोच के साथ उनको दोबारा रिकमेंड करे पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट को उसके बाद ही फाइनल कॉल लेना चाहिए। आज की बात करें तो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022, इन दोनों को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है। अब स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं रहती। फार्म लॉज का तहस नहस होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि बहुत पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं इसके, लेकिन एक रीजन ये भी आप समझ सकते हो कि उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा ही नहीं गया और फार्म बिल्स उन्होंने पास कर दिया। और इसी वजह से एक साल तक वो जद्दोजहद चलती रही शाहीन बाग दिल्ली में, और उसके बाद उनको वापस लेना पड़ा। तो गवर्नमेंट ऐसा चाहती क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि स्टैंडिंग कमेटी में भेजना क्यों नहीं चाहती है। तो उसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखो, स्टैंडिंग कमेटी में भेजने से क्या होता है कि वो लेट हो जाता है। मतलब ना, जो स्मूथ फंक्शनिंग होती है पार्लियामेंट की, उसका इफिशियंसी काफी कम हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में आप भेजोगे तो काफी टाइम लगा देते हैं। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है, और अपोजिशन यही चाहता भी है कि जितना स्लो हो सके उतना बढ़िया है। पब्लिक डोमेन में हम जाके बोलेंगे कि ये तो कुछ काम ही नहीं किया है। तो कोशिश करते हैं कि बिल को ड्रैग किया जाए। एक और डेटा इन्होंने शेयर किया है कि इस मॉनसून सेशन में 47% ही प्रोडक्टिविटी रही है लोकसभा की, और राज्यसभा की बात करें तो 42% रही है प्रोडक्टिविटी। और ज्यादा होना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में कितने बिल भेजे जा रहे हैं इसका भी डेटा इन्होंने दिया है। 14th लोकसभा जो हुआ था 2004 से 2009 में, वहां पे 60% के आसपास जो बिल था वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। 15th लोकसभा जो हुआ था 2009 से 2014 में, उसमें 71% बिल भेजा गया स्टैंडिंग कमेटी के पास। लेकिन 16th में मात्र 27% बिल भेजा गया है। 16th लोकसभा मतलब 2019 से लेके 2014 से लेके 2019 तक, 2014 से 2019 तक ओनली 27% बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है। आंकड़ा बहुत कम लग रहा होगा आपको, 60 और 71, और अभी 27 पे आ गए। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी है तो स्टैंडिंग कमेटी के पास क्यों भेजेंगे, वो पास करा देते हैं अपने ही से। लेकिन राइटर का ये कहना है कि होना ऐसा नहीं चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में चला जाएगा तो ये
ये प्रॉपर हो जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ने उसको देख लिया, वो एक लेजिटिमाइज हो जाएगा। मतलब वहां पे ऐसा भी नहीं होता है, ऑन कैमरा तो होता है सब कुछ, लेकिन ये पार्लियामेंट में तो जान के हीरो बनते हैं पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि उनको पता है कि ये पब्लिक डोमेन में न्यूज आएगी तो हम जितना चिल्लाएंगे उतना ज्यादा लोगों की नजर में आ जाएंगे। लेकिन उसका रिकॉर्डिंग होता है बट वो पब्लिक डोमेन में आता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे बड़ा फ्री होके वो लोग डिस्कशन कर सकते होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी मेजोरिटी में गवर्नमेंट है, स्टैंडिंग कमेटी में भी उनके मेंबर मेजोरिटी में ही होते हैं। तो अब कुछ स्टेप्स राइटर ने बताए हैं कि क्या क्या स्टेप्स हो सकता है जो लिया जा सकता है इम्प्रूव करने के लिए। तो इन्होंने ये बोला है कि लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन, इन दोनों बंदों को इतना पावर देना चाहिए कि ये रेफर कर सकें डिपार्टमेंटल जो स्टैंडिंग कमेटी है वहां पे किसी भी बिल को। दूसरा इन्होंने सजेशन दिया कि जो भी डिस्कशंस है वो पूरा फ्री एंड फ्रैंक होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट वीप इशू कर देती है कभी कभी, आपको पता है ना, आपको पॉलिटी पढ़ाया था तो उसमें वीप है। वीप का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रहा हूँ और मेरे पॉलिटिकल पार्टी में 20 मेंबर्स हैं जो जीत के आए हैं, तो जो मैंने डिसीजन लिया उनको हाँ बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो मैं निकाल दूंगा, ये वीप होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये फ्री एंड फ्रैंक डिसीजन होना चाहिए। इसमें वीप वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हम हमारा ही गवर्नमेंट है तो हम उसके अगेंस्ट में कैसे बोल सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि अगेंस्ट में है तो हम अगेंस्ट में बोलेंगे। तीसरा इन्होंने बोला है कि टाइमलाइन फिक्स कर दो, कमेटी में चला जाता है फिर वो रिपोर्ट वहीं पे रहती है, तो इसका एक फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो भी कमेटी है वहां पे क्वालिटी को भी इंश्योर करने के लिए जो फील्ड के एक्सपर्ट है ना, उनको भी इंडल्ज करो, उनको भी इन्वॉल्व करो। जैसे मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज है, तो जिसका बहुत बड़ा जो एजुकेशन में रोल रहा है, काफी प्रोमिनेंट भूमिका निभाया है, उस बंदे को भी रख लो, उसका भी सजेशन को रिकमेंड करो। तो ये इन्होंने बोला है, क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए फील्ड एक्सपर्ट की जरूरत है और उनको भी इंक्लूड किया जाए। इसके बाद इन्होंने बोला है कि 2 सेशन में काफी लंबा टाइम होता है, जैसे समर, ये विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, बजट सेशन, ये सारे सेशन में पार्लियामेंट में काफी गैप होता है दो दो सेशन के बीच में। तो इसके बीच में जो टाइम बचता है ना, उसमें बिल पे क्यों नहीं डिस्कशन हो सकता है, उसमें बिल पे डिस्कशन कर लिया कीजिए, टाइम और बचेगा। उसके बाद एक और सजेशन बोला है कि जो मिनिस्ट्री होती है जो बजट प्रपोजल देती है, जब अलग अलग मिनिस्ट्री बजट बनाती है तो उसमें क्या होता है, केवल डिस्कशन हो जाता है। डिस्कशन नहीं करना है उस पे, उसमें कहीं कोई रिकमेंडेशन है उसको चेंज करो, उसको लगाओ। यदि मान लीजिए कि कोई बजट बना दिया एजुकेशन से रिलेटेड, इतना हम पैसा खर्च कर रहे हैं, और यदि किसी दूसरे बंदे को लगता है कि इस पैसे को हम और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तभी जाके हमारा इंक्लूसिव एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, तो उसको इंक्लूड करना है, उस पर डिस्कशन ज्यादा नहीं करना है सिर्फ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं। यदि सच में वो रिलेवेंट बात बोल रहा है, जायज बात बोल रहा है, तो उसको उसमें इंक्लूड करना चाहिए, पैसे को बढ़ाना चाहिए। वैसे भी 6% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए, जो अभी तक नहीं खर्च हुआ। एंड लास्ट में इन्होंने स्पीकर और चेयरमैन के लिए बोला है कि इन लोगों को भी टाइमलाइन फिक्स कर देना चाहिए, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को भी टाइमलाइन फिक्स कर देना चाहिए पार्लियामेंट को, कि स्पीकर और ये जो चेयरमैन है ये कंसेंट अपना इतने दिन में दे दें, या इनको यदि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना है तो इतने दिन के अंदर वो भेज दें। तो वो आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।